नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। जहां हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल के आज शुरुआत करेंगे और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकटों को लेकर मंथन की चर्चा भी करेंगे। जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और कांग्रेस की ओर से 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है और ऐसे में अब सभी की जो निगाहें हैं वो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दिग्गज नेताओं और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा, उसी तरह बीजेपी भी क्या अपने पूर्व सांसदों को और दिल्ली के सियासी रणभूमि में उतारने का फैसला करेगी। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी अगर अपने पूर्व सांसद को उतारती है तो दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए आसान नहीं रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी दिल्ली तक पहुंचने के लिए अपने पूर्व सांसदों को मैदान में उतारेगी। तो पूरा पैनल इस पर हमारे साथ जुड़ा है, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। अब सभी की निगाहें बीजेपी की तरफ है कि आखिर बीजेपी कब अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। लेकिन गुरुवार को ही बैठक के बाद अब बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम आने की उम्मीद जग गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में 70 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया और माना ये जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। चुनाव समिति की पहली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी जय पांडा और कई सांसदों ने भाग भी लिया था। 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में कई और अहम फैसलों को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद माना ये जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और उसके बाद नाम जारी किए जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक आम आदमी पार्टी के 70 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस पार्टी भी अपने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कल हुई बैठक के बाद बीजेपी भी 25 दिसंबर तक अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। अगर बीजेपी 25 तारीख तक अपनी सूची जारी कर देती तो ये अपनी बार में पहला ऐसा मामला होगा जब दिल्ली में बीजेपी इतनी जल्दी अपनी सूची जारी करेगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की तैयारियां भी आखिरी चरण में है। दिल्ली चुनाव आयोग तैयारियों को लेकर अपनी एक बैठक कर चुका है। अब जल्दी उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावों का भी ऐलान किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कब तक बीजेपी की पहली सूची सामने आती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और सभी की निगाहें इस समय बीजेपी की लिस्ट पर टिकी हुई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी ने अपने 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी, लेकिन इस बीच जो सभी की निगाहें हैं बीजेपी के उम्मीदवारों पर टिकी है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए अपने पूर्व सांसदों को मैदान में जो बीजेपी है वो उतार सकती है। देखिए जया, जिस तरीके से दिल्ली का चुनावी मुकाबला और इसमें हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदवारों का चयन है और उसको लेकर जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की है बीजेपी, खासतौर से इस बार नए पैटर्न के साथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंतिम रूप दे रही है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। और इसमें एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है, आज एक बड़े शीर्ष नेता की ओर से एक बयान भी आया है जिसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों का चयन और जिस तरीके से कमेटी अपॉइंट की गई है उसमें संघ के एक बड़े पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य नेता उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने कमेटी का गठन किया है, वो जमीनी फीडबैक के आधार पर
उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देंगे और उस चयन के आधार पर ही उम्मीदवारों को यहाँ पर टिकट मिलेंगे। ये भी जानकारी मिली है जहाँ कि जो बीजेपी की प्लानिंग है, क्योंकि इसमें जो स्थानीय नेतृत्व है उस पर फोकस करते हुए अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर बीजेपी उतारेगी। सीईसी की बैठक जो बुलाई जाएगी वो कभी भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि सत्र ही आज संपन्न हो गया है, यानी संसद का जो सत्र है वो आज खत्म हो गया है। अब शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद अब जो निगाहें रहेंगी वो यहाँ पर रहेंगी कि जो उम्मीदवारों का चयन है खासतौर से दिल्ली में वो जल्द से जल्द कर लिया जाए। और इसीलिए शीर्ष स्तर पर यह सहमति बन रही है कि जो अगला हफ्ता है उस दौरान कभी भी जो लिस्ट है वो फाइनल कर दी जाए। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि सीईसी की इस बैठक में जो बीजेपी बुलाएगी उसमें सभी नामों पर मंथन करेगी। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि क्या जो चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों को लाया जाएगा या फिर कुछ नाम होल्ड रखे जाएंगे, तो इसको लेकर सस्पेंस बना रहेगा। अमूमन बीजेपी जो रणनीति बनाती है उसके आधार पर वो उम्मीदवारों का चयन करती है। बिल्कुल, क्योंकि जो तरह से देखिए प्रदीप, अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इतने पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी और ये कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर के आसपास बीजेपी अपने उम्मीदवारों का खुलासा कर सकती है कि किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। देखिए बिल्कुल, और ये जानकारी हमें मिल रही है कि जो उम्मीदवारों को लेकर जो ठोस रणनीति बीजेपी ने तैयार की है उसमें उन्होंने फोकस किया है कोर वोटर को साधने के लिए, और इसीलिए उस रणनीति के तहत कई चौंकाने वाले नाम इसमें शामिल रहेंगे। आज एक शीर्ष नेता ये जिक्र कर रहे थे जब हमने उनसे जानकारी चाही दिल्ली के चुनावी दंगल के बीच जब मुकाबला चल रहा है और आने वाले वक्त में उम्मीदवारों का चयन होना है, तब उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि दिल्ली में बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार है उस पर विशेष फोकस करने वाली है। यानी संदीप दीक्षित को उतारा गया है कांग्रेस की ओर से, लेकिन हमारा उम्मीदवार ही टक्कर देगा और हम केजरीवाल को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सीधे तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेता ने कहा है। पहले ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सेफ पैकेज दे दिया जाएगा संदीप दीक्षित को, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा बीजेपी के शीर्ष नेता ही कह रही हैं कि वो अपनी फोकस अपनी रणनीति पर करेंगे और कहीं ना कहीं उस शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करते हुए जो उम्मीदवार उतारेंगे वो कहीं ना कहीं ये फोकस में रहेगा कि उस उम्मीदवार का एक बड़ा एक नैरेटिव जाएगा, एक बड़ा मैसेज जाएगा कि ये केजरीवाल को हरा सकते हैं। और इसीलिए चाहे प्रवेश वर्मा की बात हो या फिर अन्य उम्मीदवारों की जो कि सांसद का टिकट जिनको नहीं मिला है, तो ऐसे में वो उम्मीदवार कितना असरदार रहेंगे इसको लेकर पार्टी मंथन कर रही है। बिल्कुल मंथन, और यहाँ पर जो रणनीति है वो तो तैयार की जा रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से देखें कि पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, हमारे साथ संवाददाता प्रणय शर्मा भी जुड़े हुए हैं और असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखें कि अब बीजेपी जो अपनी रणनीति बना रही है उसमें जो मुख्य नाम उनके हैं, चाहे हम रमेश बिधूड़ी की बात कर ले और रमेश बिधूड़ी से लेकर प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, जिनको लोकसभा में जगह नहीं मिली थी, क्या उनको विधानसभा में उनके नाम पर दांव खेला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, और जो जानकारी अभी प्रदीप जी भी देते हुए नजर आ रहे थे, इसी में थोड़ी मैं ऐड करना चाहूंगा। एक और समस्या यहां पर बीजेपी के सामने जया बनी हुई है, वो समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी से जो वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी अपने परिवार में लेकर आई थी, अरविंदर सिंह लवली अपने साथ कई सारे जो नेता हैं वो उन्होंने शामिल हुए थे बीजेपी में, उन्हें किस तरह से पार्टी एडजस्ट करती है। अरविंदर सिंह लवली, हम ये बात जानते हैं कि उनका जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास रहा है वो गांधीनगर विधानसभा से जुड़ा हुआ रहा है। गांधीनगर में अभी मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास वो सीट है, अनिल वाजपेयी वहां से विधायक हैं, तो क्या कैसे उन्हें एडजस्ट किया जाता है। दूसरा नाम नसीब सिंह का है। नसीब सिंह विश्वासनगर विधानसभा सीट से नेता रही हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं, लेकिन वो सीट अब बीजेपी के पास है और बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा वहां से जो बीजेपी के विधायक है वो वहां पर है, सिटिंग विधायक है। उस सीट पर कई बीजेपी के नेता भी चाहते हैं। तो एक तो कांग्रेस नेताओं को एडजस्ट करना है, वो किस तरह से किया जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि जो मौजूदा विधायक हैं जया, इसे लेकर भी मंथन हो रहा है कि क्या उन विधायकों को उनकी साथ वाली सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है या फिर उनकी जगह कोई नए चेहरे उतारे जा सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर उनके सामने भी रहा होगा। तो ऐसे में पार्टी सभी पैरामीटर्स को सोचकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जैसे कि प्रदीप जी ने अभी जिक्र किया, प्रवेश वर्मा का जिक्र किया और नई दिल्ली विधानसभा सीट का जिक्र किया, एक और अहम बात मैं बताना चाहूंगा जया कि इस बार बीजेपी वॉकओवर नहीं देना चाहती अरविंद केजरीवाल को। वो एक मजबूत उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के सामने उतारने का पूरा मन बना चुकी है। वो नहीं चाहती कि किसी भी तौर पर यह मैसेज जनता के बीच में जाए कि जो उम्मीदवार है वो बहुत हल्का है और आसानी से जो अरविंद केजरीवाल है वो चुनाव जीत जाएंगे। संदीप दीक्षित कांग्रेस ने, हमने देखा, पुराने नेता हैं, सांसद रहे हैं, उन्हें वहां पर उतारा है। और बीजेपी की बात करें तो प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा हो रही है। तो हर तरीके से कोशिश इसी बात की है कि कैसे मजबूत से मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सके। तीन कैंडिडेट्स का जो पैनल है वो तैयार हो चुका है कल की बैठक के बाद, और उसमें से अब शॉर्टलिस्ट किया जाना है। पहले सीईसी की बैठक होनी है, वो सीईसी की बैठक तय करेगी और उसके बाद जो नामों का ऐलान है वो किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में 25 से 30 नाम या इससे ज्यादा भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से जो एक सूची है वो तैयार कर ली गई है। बिल्कुल, सूची तैयार कर ली गई है। अब जल्द ही ऐलान किया जा सकता है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों का इतनी जल्द ऐलान करेगी। यहाँ पर ललित के पास आएंगे। ललित, जिस तरह से देखिए कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद वहां से उतरे हैं और उनके सामने ये बात कही जा रही है, प्रवेश वर्मा ने भी मीडिया में ये बात कही है कि उनके नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है, उनके नाम को हरी झंडी दे सकती है, लेकिन अभी ऐसा आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। तो वो कितना ज्यादा टिक पाएंगे या उनको कितना ज्यादा मजबूत माना जा रहा है केजरीवाल के सामने? देखिए, वो कितना मजबूत होंगे या नहीं होंगे ये तो रिजल्ट बताएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और भी जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ कि कल शाम जो बैठक हुई है उसमें सारी चीजों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो सीएम कैंडिडेट इस बार नहीं देने जा रहे हैं, नहीं देंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये पूरा चुनाव होने जा रहा है, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। और दूसरी बात रही, जैसा कि मेरे साथियों ने भी बताया, कि नई दिल्ली सीट से किसी को वॉकओवर नहीं दिया जाएगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल को इस बार एक मजबूत चुनौती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मजबूत नेता को पहले ही फील्ड कर दिया है, तो बीजेपी की तरफ से अभी तक जो खबर है वहां से प्रवेश वर्मा लड़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि बीजेपी इस बार जो है सारी सीटों पर हर मैन टू मैन मार्किंग जिसे कहा जाता है, हर सीट पर एक अलग रणनीति के साथ उतर रही है। इस बार किसी कॉमन रणनीति के साथ काम नहीं होगा, जबकि और तो और आप यहां पर समझिए कि बीजेपी का फोकस इस बार इतना माइक्रो हो गया है दिल्ली को लेकर, खास तौर पर कि यहाँ की जो 16 मुस्लिम सीटें हैं जहां पर मुस्लिम अपना बड़ा असर रखते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। जया, इस बात को सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास हर सीट पर 2 दर्जन से ज्यादा नेता हैं। अब पार्टी के सामने सवाल यह है कि वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनमें से किस उम्मीदवार को वहां पर उतारे जो कि पार्टी को जीत दिलाने में एक तरह से विश्वास दिला सके। दूसरी बात यह भी है कि कल की बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई है कि जिस तरीके से रणनीति हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर भी चर्चा हुई है, कितनी रैली करवानी है, और इसके साथ साथ कई अन्य विषयों पर भी गंभीर उस पर चर्चा हुई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि पार्टी जो है आने वाले दिनों में, आज मैंने अपने एक विश्वस्त सूत्र से जब ये पूछा कि क्या चुनाव समिति की और बैठक होंगी, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है पार्टी ने लमसम 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने 3 से 4 नेताओं के पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए हैं। तो यानी कि अब एक खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है, ये थोड़ा सा अपुष्ट खबर है कि 22 तारीख को सीईसी की संभावना जताई जा रही है। अब वो 22 को होती है या फिर किसी तरह से 25 तक जाती है, वो देखना होगा। और इस बीच चुनाव आयोग की तैयारी भी तेज है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग भी जो है जल्दी ही चुनाव की घोषणा दिल्ली में कर सकता है। और जो ललित ने बात बताई कि उम्मीदवारों की कमी नहीं है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रायशुमारी हुई थी और रायशुमारी के वक्त बीजेपी का ये कहना था कि 2000 नाम उनके पास पहुंचे हैं, यानी 70 विधानसभा से 2000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है, वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी हर सीट पर 26 से ज्यादा उम्मीदवार। तो जैसे कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं, उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी सिर्फ उसी मजबूत
और उम्मीदवार को उतारना चाहती है जो आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी भारी पड़े। वो नहीं चाहती, क्योंकि एक एक सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जया, और बीजेपी का ये वनवास एक लंबे समय से चल रहा है और यही वजह है कि वो चाहती है कि किसी तरीके से भी वो इस बार के होने वाले चुनाव में इस वनवास को खत्म करे। बिल्कुल, क्योंकि सत्ता से अगर दूर बात करें, बीजेपी को लमसम 1998 से लेकर सत्ता से दूर है और किस तरह से अब सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि यहाँ पर रणनीति बीजेपी को काफी ज्यादा मजबूत बनानी होगी। प्रदीप, आपके पास आएंगे और इसमें जानेंगे कि बीजेपी किस माइंडसेट के साथ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि बीजेपी, हम अक्सर कहते हैं कि चुनावी मोड में रहती है 24/7, और इस बीच बीजेपी के सामने दोहरी जो चुनौती है वो नजर आ रही। एक तो सत्ता में जो है सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपके सवाल पर आऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि सीएम फेस को लेकर जो पार्टी ने अभी तक सस्पेंस रखा है उस पर वो पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं। दूसरा एक सवाल एक शीर्ष नेता से पूछा गया कि क्या जो चर्चाएं हैं स्मृति ईरानी को सीएम फेस को लेकर, तब उन्होंने इससे इनकार किया, न ही इसको लेकर पुष्टि की, यानी इसको सस्पेंस बनाए रखा। इसको लेकर चर्चाएं हैं कि क्या सीएम फेस दिया जाए या नहीं। इसको लेकर पार्टी ने अभी तक ये अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि इस पर वो क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन जब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के सामने जो मजबूत उम्मीदवार होगा वो सीएम का फेस माना जाएगा, यानी मजबूत उम्मीदवार पार्टी ने वहां देने की बात कही है। तो अगर वहां पर वो उम्मीदवार कोई या जिस नाम की चर्चा है स्मृति ईरानी को उतार देते हैं, तब निश्चित तौर पर परोक्ष रूप से मैसेज देती पार्टी नजर आ सकती है कि अगर चुनाव जीतती है पार्टी तब वो सीएम फेस हो सकते हैं। लेकिन पार्टी ने अभी तक इस पर अपनी रणनीति साफ नहीं की है। दूसरा आपका सवाल, जिस तरीके से इसमें संघ को सक्रिय किया गया है, और हमने देखा है कि जो विधानसभा के चुनावी मुकाबले रही हैं, जो राज्य खासतौर से हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में, मैं बार बार वहां ले जाता हूं आपको इसलिए क्योंकि वहां पर जो स्थानीय नेतृत्व है उस पर भरोसा करते हुए बीजेपी ने दांव लगाया और बाजी पलट दी। एक रिकॉर्ड तोड़ बाजी से महाराष्ट्र में उन्होंने जीत हासिल की, दूसरी तरफ हरियाणा में अप्रत्याशित जीत उन्होंने हासिल की। तो ये एक बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट था, उसको यहाँ आजमाएंगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली अभी उनसे दूर दिखी है और इसकी कई वजह इसके पीछे मानी जाती हैं। क्योंकि जो कोर वोट बैंक रहा है कांग्रेस का वो आज वो आम आदमी पार्टी के पास है। उस कोर वोट बैंक को लेकर एक बड़ा झगड़ा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस पर अपने जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस जोर आजमाइश करेगी। दूसरा, बीजेपी को 34% 38% वोट से ज्यादा वोट शेयर लेकर आना है और यही जो एक्स्ट्रा वोट है उसका वो ही सत्ता की दहलीज तय करेगा। और इसलिए इसको पाने के लिए उन्होंने उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो खास फार्मूला तैयार किया। जो जानकारी हमारे पास है वो दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि जिस तरीके से जो ये जानकारी मिली है कि संघ के मंथन के बाद जो एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि पूर्व उपराज्यपाल रही हैं, संघ के बेहद करीब रही हैं, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने जो ब्लॉक लेवल पर विशेष तौर पर वहां पर बैठकें की हैं और अलग अलग फीडबैक लिया है, जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। उसके आधार पर उन्होंने लिस्ट फाइनल कर सौंपी थी, जिसके बाद ये मंथन हुआ है। 3 से 4 नाम जिनका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सिंगल पैनल में भी कई नेता हैं जिनको पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो सीधे तौर पर पार्टी के शीर्ष नेता ये कह रहे हैं कि सीईसी की और जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसा कि ये अमूमन होता है कि कोई नाम अगर फंसता है या किसी नाम को लेकर कई सीटें ऐसी आती हैं जिन पर एक सहमति नहीं बनती, फिर जरूरत पड़ती है कि बैठक बुलाई जाए, तो कोर ग्रुप की विशेष बैठक ये हो जाती है। सीईसी उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी या वरिष्ठ नेताओं की, इसको लेकर सस्पेंस है। तो ये देखना होगा कि आगे क्या दिल्ली के लिए और बैठकों की जरूरत पड़ेगी। ये तस्वीर साफ अभी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर फाइनल फार्मूला बीजेपी तैयार कर रही है, जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार, खासतौर से अनुभव को वरीयता देते हुए युवा नेताओं को फील्ड किया जाएगा और खासतौर से उन सीटों पर विशेष फोकस रहेगा जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। तो वहां पर उम्मीदवारों के चयन पर विशेष फोकस बीजेपी करने वाली है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, विशेष फोकस करने की जरूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, मूलतः तीनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। प्रणय, जिस तरह से देखें कि अब बीजेपी के उम्मीदवारों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और जिस तरह से देखें कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही, क्योंकि इससे पहले देखें लोकसभा में तो 7 सीटें इस बार भी मिली, इससे पहले भी मिली थी, लेकिन
विधानसभा में ऐसी क्या कुछ चूक रह जाती है जो बीजेपी सत्ता में आने से बार बार पीछे रह जा रही है? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, और ये जो एक मिथक है वो बीजेपी तोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल फैक्टर जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बड़ी कारण है कि आज भी देखिए हम सीएम फेस का भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, बीजेपी अभी भी अपना सीएम फेस नहीं डिक्लेयर कर पाई है। और जनता के बीच में ये सवाल जरूर होता है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को नहीं चुने तो हम किसे चुने? बिल्कुल, सामने कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। क्या ये लूप होल हम मान सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा कमी मैं मानता हूं कि इसमें एक बहुत संक्षिप्त में जोड़ दूं कि सीएम फेस को लेकर जो चीजें हैं, आप बीजेपी के रणनीति के लिहाज से सीएम फेस ना देना और देना, इन दोनों में बीच में बारीकी फर्क है। और दिल्ली में ये प्रयोग वो कर चुके हैं पहले सीएम फेस देकर, लेकिन बाजी नहीं पलट पाए। तो इस बार हो सकता है नया प्रयोग करें और इसलिए सस्पेंस बनाए रखें। दूसरा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में उन्होंने सीएम फेस को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर पहले क्लियर कर दिया अमित शाह ने कि वो सीएम फेस नहीं होंगे। और दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो सीएम फेस उन्होंने दिया था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जो दिल्ली में सस्पेंस बना हुआ है तो उसके पीछे कई वजह है, क्योंकि इससे पहले सीएम फेस दे चुके लेकिन वो कारगर नहीं रहे। इसलिए वो जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे उससे परोक्ष मैसेज देते नजर आ सकते हैं, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। अब इसको लेकर सस्पेंस है, क्योंकि अभी कई दौर की बैठक और हो सकती हैं और उसके बाद बीजेपी की अंतिम रणनीति सामने आ सकती है। जी प्रणय। बिल्कुल, देखिए जैसा कुछ अभी कहा और चर्चा हो रही है, हमें ये लगता है, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, किरण बेदी को एक सीएम चेहरा बनाया गया था लेकिन पार्टी को उस तरह के नतीजे नहीं आए। और डॉक्टर हर्षवर्धन उनसे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो भी सीएम फेस थे, लेकिन पार्टी तब भी जो जादुई आंकड़ा था वो छू पाने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन बिना सीएम फेस के उतरकर भी पार्टी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, पहले 3 का आंकड़ा था, उसके बाद 8 विधायक पहुंचे पिछले विधानसभा चुनाव में, तो बहुत कुछ बीजेपी उससे भी हासिल नहीं कर पा रही है। तो देखना होगा कि इस बार क्या कुछ रणनीति है जो बीजेपी बनाती हुई नजर आती है। बिल्कुल ललित, अगर हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी अपनी फ्रीबीज के जरिए ज्यादा पसंद की जा रही है? बीजेपी को भी इस पर काम करना चाहिए? देखिए, बीजेपी इस पर काम करेगी, ये अभी जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। इस बार जो बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा उसमें हालांकि इस बात को लेकर कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे कि फ्री बीज दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि पार्टी की लाइन दरअसल इसको लेकर एक अलग ही रही है। पार्टी हमेशा से ही दिल्ली में जिस तरह का मॉडल रहा है उसको लेकर पार्टी का एक अलग स्टैंड रहा है। लेकिन अब बात यह है कि पार्टी इस बार नई चीज क्या देगी। लेकिन मैं जो जानकारियां मिल पा रही हैं पार्टी के सूत्रों के हवाले से, उसमें यह है कि इस बार महिलाओं के लिए जिस तरीके का लाभार्थी योजना जो आती है, एक तरह से महिलाओं के लिए डायरेक्ट नगद वाली घोषणा, उसका जरूर ऐलान हो सकता है और वो पार्टी जरूर ऐलान करेगी, क्योंकि वो पार्टी सभी राज्यों में खुलकर ऐलान कर रही है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिल्कुल सामान्य तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक ही होती है। और हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है कि अगर लोकसभा में, क्योंकि कई राज्यों का फैसला करना होता है तो उसमें 2-3 होती है, लेकिन जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो केंद्रीय चुनाव समिति एक ही बैठक होती है। उसके बाद जो है अध्यक्ष को प्रोवोगेटिव दे दिया जाता है कि वो अपने स्तर से इस मामले को निपटा लें। तो दिल्ली की भी एक ही केंद्रीय चुनाव समिति होगी। मैंने जो कहा था कि चुनाव समिति होगी, चुनाव समिति का गठन कल ही दिल्ली बीजेपी में किया गया है और उसकी एक बैठक और हो सकती है अगर जरूरत पड़ी। बिल्कुल, अब बैठक जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखिए कि इस समय सभी की निगाहें बीजेपी के उम्मीदवारों पर टिकी हुई है, क्योंकि अब तक अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों पर 70 सीटों पर ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से 21 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके और इंतजार है बीजेपी के उम्मीदवार, जल्द इसका भी ऐलान किया जा सकता है और किस रणनीति के तहत बीजेपी ऐलान करती है ये भी देखने वाली बात होगी।